हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजी संसार में। आज हम एक नए टॉपिक, एक नए अधिनियम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण। जो भी ये लैंगिक उत्पीड़न होता है कार्यस्थल पर, ये हमको याद रखना है। ये बोला जा रहा है स्पेशली कार्यस्थल के लिए, पर लैंगिक उत्पीड़न, उसका निवारण, उसका प्रतिषेध और उसका प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारे में। हमारा अधिनियम का क्या नाम है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। इसमें हमको दो बातें इंपॉर्टेंट जो जाननी है वो क्या है। एक तो हमको जानना है ये 22 अप्रैल 2013, ये जो दिन था 22 अप्रैल 2013, इस दिन यह अधिनियम पारित हुआ था। 22 अप्रैल 2013 को यह अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद हमको इसमें एक और डेट याद रखना है। क्या याद रखना है? 9 दिसंबर 2013। क्या रखना है हम लोग को? 9 दिसंबर 2013, जिस दिन ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो हमको इसमें कौन कौन सी दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। 22 अप्रैल 2013 जिस दिन ये अधिनियम पारित हुआ था, और 9 दिसंबर 2013 इस दिन ये अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में बताया गया है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या बातें की गई हैं हमारे संविधान में? विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 बात करता है समानता के बारे में। और अनुच्छेद 15 में क्या है हमारे संविधान में? अनुच्छेद 15 में बोला गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका मतलब कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार किनका है? महिलाओं के लिए भी है, यह बताया गया है। तो इस अधिनियम में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार दिया गया है विमेंस को, ये बताया है। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है? लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें गरिमा से जीवन व्यतीत करने का भी जो अधिकार है वो महिलाओं के लिए भी है, ये बताया गया है। इसलिए ये बोला है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पूछ लेगा कि किस किस अधिनियम, किस किस आर्टिकल के तहत ये वाले अधिनियम में बताया गया है, लाइक महिला के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए कौन कौन से अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। तो इसमें हमको याद रखना है अनुच्छेद 14 याद रखना है, अनुच्छेद 15 याद रखना है और अनुच्छेद 21 याद रखना है। तो इसका जो आपको मैं एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, इसका पृष्ठभूमि देना चाहती हूँ कि ये अधिनियम लाया क्यों गया और ये अधिनियम 2013 में ही क्यों लाया गया, इसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त में जानकारी देती हूँ। तो ये बहुत छोटी, मतलब बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के जयपुर जिले में एक लेडीज रहती थी जिसका नाम था भंवरी देवी। वो कहीं कार्यरत, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ऐसा कुछ थी, मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, पर हाँ वो कार्यरत थी किसी संस्था में, मुझे लग रहा है आंगनबाड़ी में ही थी। तो भंवरी देवी वहां पे वो देखी कि कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, तो वो बाल विवाह को रोकने गई। वो बाल विवाह को तो रोक ली, पर क्योंकि उन्होंने बाल विवाह को रोका था, इसलिए कुछ लोग उनके साथ गैंग रेप कर दिए। तो इसका मतलब कि वो गैंग रेप का शिकार हो गई। पर क्यों शिकार हुई? अच्छा काम कर रही थी, वो बाल विवाह को रोक रही थी और अपने कार्य का दायित्व को पूर्ण करते हुए उनके साथ ये क्या हो गया, रेप हो गया, वो भी गैंग रेप हुआ। तो इसलिए वो क्या की कि न्यायालय के पास गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने विशाखा नाम की एक एनजीओ से भी को कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर इसमें क्या बना, एक विशाखा गाइडलाइंस बना। विशाखा गाइडलाइंस क्या बना? विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस बना।
ये विशाखा गाइडलाइंस कब बना? ये जो विशाखा गाइडलाइंस है वो बना 1997 में, 1997 में विशाखा गाइडलाइंस बना। तो हमको ये भी याद रखना है कि विशाखा गाइडलाइंस कब बना। तो ये विशाखा गाइडलाइंस बना 1997 में, और इसी विशाखा गाइडलाइंस को 2013 में जो है वो अधिनियम का रूप दे दिया गया। किसके तहत? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 अधिनियम के तहत इसको सांविधिक रूप दे दिया गया, विशाखा गाइडलाइंस 1997 को। ये जो अधिनियम है उसमें टोटल 8 अध्याय है और 30 धाराएं हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं। तो हम एक एक करके सारे अध्याय को देखेंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट अधिनियम क्या धाराएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला धारा है, हमने पहले ही चर्चा किया था कि जो धारा 1 होता है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। तो इसका नाम क्या है? लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, और ये लागू है संपूर्ण भारत पर। और ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये कौन सा दिन था हमारा? हम अभी ऊपर स्लाइड में पढ़े थे, 9 दिसंबर 2013। क्या था? 9 दिसंबर 2013 से ये जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 9 दिसंबर 2013 से लागू है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 हमेशा क्या करता है? धारा 2 हमेशा परिभाषाओं के बारे में बताता है। तो इसमें सबसे पहला परिभाषा है व्यथित महिला। व्यथित महिला मतलब होता है पीड़ित महिला। तो पीड़ित महिला कौन होगी? जिनके साथ ऐसा कुछ कार्यस्थल पर जो है वो लैंगिक उत्पीड़न हुआ होगा, तो वो महिला होगी पीड़ित महिला या व्यथित महिला। तो पढ़ लेते हैं एक बार। किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, देखो यहाँ पे आयु स्पेसिफिक नहीं बोला है कि इतनी आयु, तो हमको ये याद रखना है किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं है, इसका मतलब कि वो वहां पे कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है, मतलब उसको उजागर करती है, बताती है। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास या स्थान या गृह में नियोजित है, मतलब वो कहीं भी कार्य कर रही है। नियोजित मतलब कार्य करना, वहां कहीं किसी संस्था में नियोजित मतलब उनका नाम दर्ज है, वो वहां पे कार्य कर रही हैं। अब हम देखते हैं घरेलू कर्मकार। घरेलू कर्मकार का मतलब ऐसी महिलाएं जो घर घर जाके जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है ना, उन महिलाओं को बोलते हैं घरेलू कर्मकार। तो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए, गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे वो नगद रूप में वेतन लेती हो या वस्तु रूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से। अभिकरण मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्थाओं के माध्यम से ऐसे घरेलू कर्मकार उपलब्ध किए जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कि या तो वो सीधे डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में हो, या किसी अभिकरण, किसी संस्था के माध्यम से, अस्थायी स्थायी, या तो वो अस्थायी कार्य करती हो या कुछ दिन के लिए आई हो आपके पास, स्थायी हो, और या अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? घरेलू कर्मकार बोलते हैं। अब हम देखते हैं नियोजक के बारे में। तो नियोजक कौन होता है? जैसे किसी भी संस्था को चलाते हैं या किसी भी संगठन या किसी भी विभाग को, तो उसके जो मैनेजर होते हैं या उसके जो सीईओ होते हैं, लाइक एक बार पढ़ देती हूँ मैं, कार्यस्थल के प्रबंधक या पर्यवेक्षण या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति को बोलते हैं। तो नियोजक कौन होते हैं? समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, मीन्स ऐसे किसी भी चीज, या कोई विभाग हो, संगठन हो, उपक्रम हो, किसी भी ऐसे चीज का के अंतर्गत, ठीक है, इन सब के अंतर्गत आने वाले जो उनका हेड होगा, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नियोजक बोलते हैं। तो कार्यस्थल के प्रबंध करते हैं या पर्यवेक्षण करते हैं या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नियोजक बोलते हैं। अब हम देखते हैं लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा क्या है। तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, अवांछनीय कार्य मतलब जो कार्य हमको पसंद नहीं है, या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या विवक्षित रूप से हो, अर्थात शारीरिक संपर्क या अग्रगमन, या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना,
जबरदस्ती कुछ भी कमेंट पास करना लैंगिक लैंगिक रिलेटेड, और अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। ये क्या है, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा है। इसमें एक या एक से अधिक भी शामिल है, कोई एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा कार्य जो महिलाओं को पसंद ना हो, अवांछनीय और व्यवहार में भी अच्छे नहीं हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कार्यस्थल। कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल मीन्स, अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो ऐसा कोई भी जगह या स्थान या कोई भी संगठन विभाग जहाँ पे महिलाएं कार्य करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यस्थल। ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम वही बता रहा है जहाँ पे जो महिलाएं होती है वो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कार्य कर रही है, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? कार्यस्थल कहते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं धारा 3 के बारे में। तो धारा 3 बात करता है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। तो ये बोलता है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, किसी भी महिला का किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 3 बात करता है, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसका ही धारा 3 का एक ये बोलता है, धारा 3 का उपधारा 2 बोलता है, अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण में संबंध होती है या विद्यमान है या उससे संबंध है, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी। तो ये 5 और ऐसे वो बताए गए हैं जिसके तहत अगर उनको ये बोला जा रहा है कि उनके नियोजन में अधिमानी व्यवहार मीन्स उनको या का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना, या उनके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना, मतलब उनको उनके नियोजन में अधिमानी मीन्स उनके नियोजन से उनको निकाल देने के लिए सुस्पष्ट वचन देना, या अगर वो नियोजन में अहितकर व्यवहार करके उनको किसी और चीज की धमकी देना, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, वॉटेवर जो भी अगर वो धमकी देते हैं इस टाइप का, या फिर मैं आपको निकाल दूंगा आपके काम से, इस टाइप के धमकी देकर उनसे कुछ लैंगिक उत्पीड़न ये सब करना, या उनके वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, या उसके लिए अभित्रास समय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करना, या ऐसी संभावना करने वाला अपमानजनक व्यवहार करना। तो ये सब भी इसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आएगा, ये बोला गया है। तो वचन देना, धमकी देना, या फिर उनको उनके अभी वर्तमान या फिर जो फ्यूचर में जो भी उनके नियोजन है उसके बारे में धमकी देना कि आपको काम से निकाल देंगे या आज से निकाल देंगे, या उनके प्रति बुरा व्यवहार करना, अपमानजनक, या उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को हानि पहुंचाना, या उनके कार्य में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना, तो ये सारी चीजें भी करते हैं तो वो क्या होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लैंगिक उत्पीड़न के आचरण में होना चाहिए। तो ये भी क्या होंगे फिर? लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ जाएंगे। तो धारा 3 क्या बात करता है? लैंगिक उत्पीड़न का निवारण के बारे में बात करता है। अब हम इसके अध्याय 2 को समझते हैं। अध्याय 2, इसमें बात किया गया है आंतरिक परिवाद समिति का गठन। क्या बोल रहा है? आंतरिक परिवाद समिति का गठन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आंतरिक परिवाद समिति का गठन ये बोल रहा है कि मैं इसको आपको एक बार शॉर्ट में समझाती हूँ फिर आपको पढ़ दूंगी। ठीक है। ऐसे कोई भी कार्यस्थल जहाँ पे 10 महिला, मतलब जहाँ पे 10 कर्मचारी कार्य करते हो, तो वहाँ पे अगर 10 कर्मचारी कार्य करते हो और वहाँ पे एक भी महिला प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम लोग को आंतरिक परिवाद समिति बनाना निश्चित है। मतलब हमको वहाँ पे आंतरिक परिवाद समिति बनाना जरूरी है। और कितने? 10 अगर नियोजित मेंबर कार्य कर रहे हैं तब। और कितने ये होंगे? एक इसमें अध्यक्ष होंगे। ठीक है। क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे प्लस 3 मेंबर होंगे। तो जो अध्यक्ष जो होंगी वो महिला होंगी, और उस निगम या उस संस्था या उस जो भी कार्यस्थल है वहां पे कार्य कर रही वरिष्ठ महिला ही होगी, आंतरिक परिवाद समिति की हेड, अध्यक्ष होंगी। और 3 और मेंबर होंगे, जिसमें कि जो एक मेंबर है वो कहाँ से चुने जाएंगे? एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। एक जो 3 महिला में एक जो महिला है वो कहाँ से चुनी जाएंगी? एनजीओ से चुनी जाएंगी। और जो 2 महिला होंगी, 2 महिला और होंगी, तो 2 सदस्य जो और होंगे उनको जो है वो विधि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। वो उनको विधि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे भी 10 या 10 से अधिक
जो कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल पे और वहाँ पे महिलाएं भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आंतरिक परिवाद समिति का गठन होगा। और आंतरिक परिवाद समिति में 4 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष प्लस 3 अदर मेंबर्स। तो जो अध्यक्ष होगा वो वरिष्ठ महिला जो उस निगम या संस्था में कार्य कर रही होंगी वो होंगी, और 3 अदर मेंबर होंगे जिसमें एक मेंबर जो होगा वो एनजीओ के होंगे, और जो 2 अदर मेंबर होंगे उनको विधि का ज्ञान होगा। ठीक है। तो और इसमें यह भी बोला गया है कि इस जो आंतरिक परिवाद समिति के आधे से अधिक, या तो आधे से अधिक जो है वो महिला होनी चाहिए। इसका मतलब कि या तो 2 महिला होंगी, या तो 3 महिला होंगी, या तो चारों के चारों ही महिला हो सकती हैं। ये आंतरिक परिवाद समिति के तहत बोला गया है। चलो अब हम इसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं कि ये क्या बोल। फिर उसके बाद फिर गैर सरकारी संगठन, जो हमने एनजीओ की बात की थी उनके बारे में बात कर रहा है। जो गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, या ऐसा कोई जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है, ऐसे एनजीओ के जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति कार्य करता है या लैंगिक उत्पीड़न के संबंधित मुद्दों के बारे में जानता है, तो ऐसे एनजीओ के एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि किसका मेंबर होगा, हमारा आईसीसी का मेंबर होगा। आईसीसी मतलब इंटरनल कॉम्प्लेंट कमेटी या फिर आंतरिक परिवाद समिति। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। तो कम से कम आधे सदस्य मतलब 2 तो महिलाएं होंगी होंगी, उसके बाद चाहे तो 3 या चाहे तो 4, सारे के सारे भी महिलाएं हो सकती हैं, ये बताया गया है। उसके बाद फिर ये बताया गया है कि ये जो भी हमारे एक अध्यक्ष और 3 जो मेंबर होंगे, उनकी जो कार्य करने की अवधि होगी वो कितनी होगी, 3 साल की होगी। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। आंतरिक समितियां जो पीठासीन अधिकारी या प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तो 3 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है। और जो गैर सरकारी संगठन के जो इंसान को हम नियुक्त करेंगे, उनको जो फीस या भत्ते होंगे वो दिए जाएंगे किसके द्वारा, नियोजक के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है। अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 स्थानीय परिवाद समिति का गठन। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, स्थानीय परिवाद समिति का गठन। जो स्थानीय परिवार समिति का गठन है वो कहाँ पे बनाई जाएंगी, जहाँ पे 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं, वहां पे जो होगा वो स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। तो इसमें जो धारा 5 है, धारा 5 बात करता है जिला अधिकारी की अधिसूचना। जिला अधिकारी मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगा। तो जिला अधिकारी कौन होगा, या जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उप कलेक्टर, इन सबको जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगा। कौन करेगा, समुचित सरकार। या तो केंद्र सरकार कर सकता है या तो राज्य सरकार कर सकता है। किसको, जिला अधिकारी की अधिसूचना। धारा 5। धारा 6 में बताया गया है स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। तो एक देखो, जिला अधिकारी की अधिसूचना, इसमें जिला अधिकारी बनाया गया है। तो प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थानों में जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं की गई हो, तो आंतरिक परिवाद समिति 10 से अधिक अगर आपके कर्मकार कार्य करते हैं तब, और 10 से अगर कम कर्मकार कार्य करते हैं तो स्थानीय परिवाद समिति का गठन होगा। और उसकी अधिसूचना कौन देगा, जिला अधिकारी करेगा। यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां ये वही है कि क्या करेगा, स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। गठन कौन करेगा, जिला अधिकारी करेंगे स्थानीय परिवाद समिति का गठन। और कहाँ पे करेंगे, जहां पे 10 से कम कर्मकार कार्य करते हो किसी कार्यस्थल पर, वहां पर। अब जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर उनको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
इसका मतलब कि जो जिला अधिकारी है वो ग्रामीण लेवल पे या जनजातीय या तालुका तहसील शहरी क्षेत्रों में या वार्डों में या नगर पालिकाओं में क्या करेंगे, एक नोडल अधिकारी को वहां पे बिठाएगा, पदाभिहित करेगा, मतलब वहां पे बिठाएगा। किस लिए? कि जो भी परिवाद मीन्स जो भी आपके पास क्या परिवाद मीन्स कि आपके पास जो भी कंप्लेंट आ रहे हैं उसको आप लिखो करके, तो वो 7 दिन की अवधि के भीतर उनको संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को वहां पे रखेगा। ये स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिकता के तहत हम पढ़ रहे हैं। स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जहां वह गठित नहीं की गई हो। इसका मतलब कि स्थानीय परिवार समिति का गठन पूरे जिले के लिए होगा। किसके लिए होगा? पूरे जिले के लिए होगा, जहां जहां पे आंतरिक परिवार समिति नहीं है। अब देखो, स्थानीय परिवार समिति नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है। ये क्या है? स्थानीय मतलब पूरे जिले के लिए स्थानीय परिवार समिति। और आंतरिक परिवार समिति, तो आंतरिक का मतलब ही हो रहा है कि इंटरनल, तो किसी एक संस्था के लिए बनाई गई समिति को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक परिवार समिति। या तो वो किसी एक संस्था एक संगठन के लिए कार्य करेगी, और समुचित परिवार समिति पूरे संस्थाओं के लिए जहां पे 10 से कम जो कर्मकार कार्य कर रहे हैं वहां पे कार्य करेगा। अब हम देखते हैं कि जो स्थानीय परिवार समिति है उसकी संरचना क्या होती है, उसकी सेवा वृद्धि। चलो अब इसकी हम लोग संरचना देखते हैं। जैसे पिछले में पढ़ा था हमने आंतरिक परिवार समिति में, वैसे ही स्थानीय परिवार समिति में भी है। एक अध्यक्ष होगा जो सामाजिक कार्य में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से किसी एक को बनाया जाएगा। और एक सदस्य होंगे जो ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से किसी एक को चुना जाएगा। और 2 सदस्य होंगे जिनमें से कम एक महिला होंगी, 2 सदस्यों में से, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध वही एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों या संगमों में ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाए, नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो इसमें भी चार मेंबर की बात की गई है। एक अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य होंगे और 2 सदस्य होंगे। तो ये जो 2 सदस्य होंगे उनमें से कम क्या होंगी? एक महिला होंगी, और ये जो होने चाहिए वो गैर सरकारी संगठनों एनजीओस में काम करने होने चाहिए। कैसे एनजीओ? जो महिलाओं के कार्यों के प्रति जागरूक हो और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो। तो ऐसे एनजीओस के 2 मेंबर इसमें चुने जाएंगे। उनको विधि के बारे में भी पता होना चाहिए, विधिक ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें अध्याय 4 के परिवाद में हम देखते हैं। अध्याय 4 में परिवाद के बारे में बताया गया है। और परिवाद मतलब क्या होता है? परिवाद का मतलब होता है शिकायत। तो धारा 9 को देखते हैं। धारा 9 में बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। इसका मतलब कि अगर किसी महिला पे लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो उसका वो शिकायत के बारे में बात कर रहा है। कौन सा? धारा 9। तो इसको हम लोग एक बार अपने भाषा में समझते हैं, फिर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जिस भी दिन लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, जिस भी दिन लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उस घटना की तारीख से कितने 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर हमको कंप्लेन कर देना है। 3 महीने, जिस भी दिन घटना हुआ है उस घटना के 3 महीने के अंदर अंदर हमको कंप्लेन कर देना है, तभी वो जो कंप्लेन है वो मान्य होगा, ये बोला है। और अगर हम 3 महीने के अंदर अंदर नहीं कर पाते हैं तो ऐसा हमको ठोस सबूत पेश करना होगा, या ऐसी जो हमारी जो परिस्थिति होगी वो अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए जो कोर्ट मान पाए कि हाँ इसलिए ये नहीं कर पाई थी, ये जो महिला है वो रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। तो अगर ऐसा होगा कि वो 3 महीने के अंदर नहीं कर पाती है तो वो ठोस रीजन देंगी, इस कारण मैं नहीं कर पाई, तो उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। कितना महीने का? 3 महीने का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब धारा 9 क्या बात कर रहा है? लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद के तहत उनको 3 महीने के जिस दिन हुआ है उस दिन से 3 महीने के भीतर अंदर अंदर अगर वो लिखित रूप से शिकायत कर देती हैं तब तो मान्य होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं तो उनको ठोस रीजन देना पड़ेगा कि इस कारण से मैं नहीं कर पाई हूँ, तब उनको 3 माह के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो इसलिए 3 माह का उनको बढ़ा के बोला जाएगा कि चलो ठीक है, आपको 3 महीने का और समय देते हैं, आप इस 3 महीने के अंदर जो भी आपकी है उसको लिखित में पेश करो करके। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है।
कोई व्यथित महिला मीन्स पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में, अगर एक ही घटना बार बार हो रही है, मीन्स या तो एक घटना या तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का घटना बार बार हो रहा है, तो जो भी होगा उसकी अंतिम घटना, जो लास्ट उनके साथ जो घटना घटित हुई होगी, उस तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर लिखित रूप से, ये हमको याद रखना है, लिखित रूप से आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार की गठित की गई है तो, अदरवाइज स्थानीय समिति को हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन कहाँ करना है, या तो अगर किसी संस्था में आंतरिक समिति हो तो वहां पे, अगर आंतरिक समिति नहीं है तो स्थानीय समिति को जो पूरे जिले के लिए होता है उसमें करना है। ठीक है। और जो हमने 3 माह के समय एक्सटेंशन की बात की थी, देखो ये कितना क्लिष्ट लैंग्वेज है, परंतु यह है कि यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 माह से अनधिक की समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी। विस्तारित मीन्स बढ़ा सकेगी, यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिनसे महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया गया था, मीन्स उनको रोका गया था। जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है, अगर वो पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक असमर्थता से है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण अगर वो शिकायत करने में असमर्थ रहती हैं, तो वहां उनका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकता है। विधिक वारिस का मतलब कोई भी हो सकता है, उसका वारिस मतलब वैसे तो बेटा होता है, पर पति या उनके घर से कोई भी महिला या पुरुष जो जो होते हैं वो इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेंगे। धारा 10 जो है वो बात करता है सुलह के बारे में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा 10 जो बात करता है सुलह के बारे में, तो सुलह कौन सी स्थिति में हो सकती है, अगर आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति के जांच करने से पहले अगर व्यथित महिला, जो पीड़ित महिला है, वो खुद अनुरोध करे कि मैं सुलह करना चाहती हूँ और सुलह के माध्यम से इस बात को निपटाने का प्रयास करेंगी, तभी बस सुलह हो सकता है। सुलह कैसे होगा कि जांच आरंभ करने से पहले, ये याद रखना है हमको, एक कौन सी बात याद रखना है कि जांच शुरू होने से पहले, और कौन अनुरोध करेगा, केवल और केवल वो पीड़ित महिला अनुरोध करेंगी, तभी बस सुलह हो सकता है। सुलह के लिए 2 शर्तें हैं, या कोई भी, या तो आंतरिक परिवाद समिति होगा या तो स्थानीय परिवाद समिति, वो जांच अभी स्टार्ट नहीं की है, उससे पहले ही जो महिला को जो व्यथित महिला है उनको अनुरोध करना पड़ेगा कि मुझे सुलह चाहिए करके, तभी यहाँ पे मध्यस्थता या सुलह हो पाएगा। और ऐसा कोई भी जो सुलह होगा वहाँ पे कोई धनीय समझौता नहीं होगा, मतलब पैसा दे के किसी भी चीज में ऐसे उस विवाद का निपटान नहीं किया जाएगा, सुलह के आधार के रूप में उसको नहीं माना जाएगा अगर कोई धन देता है तो। धारा 11 बात करता है परिवाद की जांच। देखो ये बहुत बड़ा लिखा है, हमको इतना सारा हम पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में ये जो अधिनियम है वो उपलब्ध करा दूंगी, पर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या है परिवाद की जांच। तो शिकायत की जांच कौन करेगा, शिकायत की जांच हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, एक तो आंतरिक परिवाद समिति या तो स्थानीय परिवाद समिति। तो परिवाद की जांच कौन करेगा, शिकायत की जांच आंतरिक समिति, अगर कोई एक संस्था है, अगर संस्था छोटा है जहाँ पे 10 से कम कर्मकार कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्थानीय समिति जो पूरे जिले के लिए होगी, और आंतरिक समिति एक संस्था या संगठन के लिए होंगी। तो ऐसी ही समिति आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति जो होंगी वो शिकायत की जांच करेंगी। ये किसके तहत बताया गया है, धारा 11 के तहत बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति होंगी, इनको क्या सिविल कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय के इनको अधिकार प्राप्त है, किनको, आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ये धारा 11 के उपधारा 3 में बताया गया है। ठीक है। अब अध्याय 5, हम अध्याय 4 में भी यही पढ़े थे कि परिवाद की जांच, और अध्याय 5 में भी यही देख रहे हैं परिवाद की जांच। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो धारा जो अध्याय 4 था, तो उसके तहत जो धारा 11 था वो क्या बात कर रहा था, परिवाद की जांच के बारे में। तो वहां पे परिवाद की जांच कौन कर रहे थे, जो स्थानीय परिवाद समिति था वो, और आंतरिक परिवाद समिति था वो कर रहा था। कैसे कर रहा था,
और उनको सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पे धारा 12 के अनुसार क्या बोल रहा है, जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। इसका मतलब कि जांच किसी कारण से डिले हो गया है, लंबित हो गया है, तो उस केस में क्या कार्रवाई होगी ये बताया जा रहा है। तो अगर जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश करेंगी। अगर जांच लंबित रहता है तो इस स्थिति में, क्योंकि महिला अगर उसी ऑफिस में काम करेगी तो हो सकता है उनको और किसी तरह से प्रताड़ना या धमकी का सामना करना पड़े, तो इसलिए इसके तहत तीन नई नई वो बताई गई है। मतलब क्या बताया गया है, व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना। इसका मतलब उनको उस ऑफिस में ना रख के किसी और कार्यस्थल में उनको स्थानांतरित कर देना। व्यथित महिला को 3 मास तक की अवधि की छुट्टी या अनुदान करना। इसका मतलब उनको 3 मास तक छुट्टी दे देना या अनुदान दे देना, मतलब उनका पेमेंट देते रहना। व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत जो विहित की जाए प्रदान की जाएगी, या व्यथित महिला को लगता है कि कुछ और उनको चाहिए, कोई भी ऐसी राहत जो विहित की जाए वो प्रदान किया जाना चाहिए। तो धारा 12 क्या बात कर रहा है, जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। और धारा 11 क्या बात किया था, केवल परिवाद की जांच के बारे में बात किया था। और ये अगर जांच डिले हो रहा है तो उस केस में क्या क्या कर सकते हैं, जो भी महिला जहां जिस भी कार्यस्थल पर कार्य कर रही थी वहां से उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, या तो उनको 3 मास की छुट्टी दे सकते हैं, या छुट्टी का अनुदान दे सकते हैं, या कोई भी अन्य ऐसा राहत जो महिला को चाहिए वो दे सकते हैं। ठीक है। धारा 13 क्या बात करता है, धारा 13 बात करता है जांच रिपोर्ट के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है, इस अधिनियम के अधीन जांच पूरा होने पर यथास्थिति या तो आंतरिक परिवाद समिति या तो स्थानीय परिवाद समिति, जिस भी लेवल का वो समिति, जिस भी लेवल पे, जिस भी कार्यस्थल पे वो घटना हुई होगी वहां की अपने निष्कर्षों का एक रिपोर्ट किनको देगा। अगर आंतरिक परिवाद समिति होगा तो नियोजक को देगा, क्योंकि नियोजक आंतरिक परिवाद समिति को बनाता है। या तो स्थानीय परिवाद समिति होगा तो जिला अधिकारी को वो रिपोर्ट सौंपेगा। और कब तक सौंपेगा, जिला अधिकारी को जांच पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर, 10 दिन के जिस दिन उनका जांच कंप्लीट होता है उस दिन से 10 दिन के अंदर अंदर उनको ये जो रिपोर्ट है उनको सबमिट करना है, या तो नियोजक को या तो जिला अधिकारी को। और उनके साथ साथ जो भी रिपोर्ट है वो दोनों पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। और क्या है, अगर जांच रिपोर्ट के धारा 2 में जांच रिपोर्ट धारा 13 के तहत आता है, जिसके उपधारा 1 में ये बात की गई है कि 10 दिन के भीतर भीतर वो नियोजक, जिलाधिकारी और दोनों पक्षकारों को जो भी जांच रिपोर्ट है वो उपलब्ध कराएंगे। और अगर जांच में जो प्रत्यर्थी मीन्स जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है, वह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई भी केस साबित नहीं हो पाता है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया था, तो उस केस में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसका मतलब कि वो जो प्रत्यर्थी है वो छूट जाएगा, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इसके उपधारा 3 के तहत अगर जो प्रत्यर्थी है उनके विरुद्ध जो प्रत्यर्थी हैं उनके विरुद्ध अगर जो अभिकथन है वो प्रूफ हो जाता है, मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि जो प्रत्यर्थी है उन्होंने ऐसा उत्पीड़न का कार्य किया था, वो साबित हो गया है, तो उस स्थिति में नियोजक या जिला अधिकारी जो है वो निम्नलिखित सिफारिश कर सकेंगे। और ये जो भी सिफारिशें हैं उनको 60 दिन के अंदर अंदर जो ये भी कार्यवाही है उनको पूर्ण करना पड़ेगा। तो क्या है कि कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उनका निपटान कब तक हो पाएगा, उनका निपटान 60 दिन के अंदर अंदर होना जरूरी है। 60 दिन के अंदर अंदर होना जरूरी है। किसका, जो भी महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न का केस होता है कार्यस्थल पर, तो वहां पर। धारा 14 क्या बात करता है, मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अगर जो महिला जो कार्यरत है, अगर वो महिला अगर गलत झूठ परिवाद पेश करती है, झूठ शिकायत दर्ज कराती है, तो उस केस में अगर महिला गलत है
तो उस केस में महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बताता है धारा 14। मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो अगर कोई महिला ऐसे गलत या झूठ मूठ का या फिर मिथ्या परिवाद दाखिल करती है लिखित रूप से, तो उस केस में क्या होगा कि महिला के खिलाफ जो है वो कार्यवाही किया जाएगा, कार्यवाही करने की सिफारिश। और ये कौन देगा? जो भी वहां पे क्या आंतरिक शिकायत समिति होंगे या फिर आंतरिक शिकायत समिति अगर होंगे तो नियोजक, और अगर स्थानीय परिवाद समिति होंगे तो वहां पे जिला अधिकारी जो होंगे वो इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश देंगे। धारा 15 क्या बात करता है? प्रतिकर की अवधारणा। प्रतिकर की अवधारणा का मतलब क्या है? प्रतिकर की अवधारणा का मतलब है मुआवजे की राशि का निर्धारण। प्रतिकर की अवधारणा का क्या मतलब है? मुआवजे की राशि का निर्धारण। तो इसमें क्या है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, फिर मैं इसको पढ़ दूंगी कि क्या है, ठीक है। इसमें जो भी मुआवजे की राशि है, या तो वो एक मुश्त दी जाए, या तो वो किश्तों में दी जाए, या जो भी उनको आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कष्ट के अनुसार जो भी उनको पीड़ा पहुंचाई गई है उसके अनुरूप जो भी राशि है वो दिया जाए। ये बात करता है प्रतिकर की अवधारणा। और प्रतिकर की अवधारणा का क्या मतलब होता है? मुआवजा देना। प्रतिकर की अवधारणा का क्या मतलब होता है? मुआवजा की राशि, मुआवजा की अवधारणा या मुआवजे की राशि के बारे में बात कर रहा है धारा 15। तो इसमें क्या बोला है? धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यतीत महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए या तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखकर जो भी मुआवजा है उसको तय करेगी। तो मुआवजा कौन तय करेंगे? आंतरिक समिति या स्थानीय समिति तय करेंगे। व्यतीत महिला को कारित करते हुए जो भी मानसिक आघात पहुंचा हो, पीड़ा, यातना या जो भी भावात्मक कष्ट हो, तो उनके तहत लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सकीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, प्रत्यर्थी की आय या वित्तीय हैसियत को देखते हुए एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता की जाएगी। तो जैसे मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि अगर मतलब जो महिला जो पीड़ित है उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति या कितना उनको कष्ट दिया गया है, कष्ट का लेवल कितना डीप था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार या तो एक मुश्त दिया जाएगा या तो किस्तों में उनको जो भी मुआवजे की राशि है वो दी जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रतिकर की अवधारणा या मुआवजे की अवधारणा, जो हमको बता रहा है धारा 15। धारा 16 क्या बात करता है? धारा 16 बात करता है परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि परिवाद के अंतर वस्तुओं के परिवाद के अंतर्गत कोई भी वस्तु या जांच कार्यवाही हो रहा है तो उनका प्रकाशन या सार्वजनिक प्रकाशन मीन्स उनको पब्लिक के सामने लाने का प्रतिषेध, उनके बारे में रोक करने की बात को धारा 16 में बात की गई है कि परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का जो प्रतिषेध है वो धारा 16 में बताया गया है कि किसी भी चीज, ये जो भी इसके तहत ये जो अधिनियम है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी चीजें उनके अंतर्गत चल रही है, कार्यवाही, जांच पड़ताल के कार्य चल रहे हैं, तो उनको प्रकाशित नहीं करना है और सार्वजनिक भी नहीं करना है, ये बताया गया है, धारा 16 में बताया गया है ये। और जो धारा 17 है वो क्या बात करता है कि अगर आप परिवाद के तहत जो भी अंतर वस्तु या जांच कार्यवाही चल रहा है, ये शक्ति यहाँ पे थोड़ा गलत लिखाया गया है, इसका है शास्ति, शास्ति है, ठीक है। शास्ति का मतलब होता है दंड। तो ये बात करता है परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। अगर कोई इंसान ऐसा कर देता है, कार्यवाहियों का प्रकाशन कर देता है या उनको सार्वजनिक कर देता है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है, ये बताया जा रहा है धारा 17 में। धारा 18 बात करता है अपील के बारे में। तो अपील कहाँ पे करेंगे हम? अपील हम करेंगे, कहाँ करेंगे अपील? न्यायालय में या अधिकरण में करेंगे। अपील हम कहाँ करेंगे? न्यायालय या अधिकरण में करेंगे। कब? सिफारिश के 90 दिन की अवधि के भीतर कर सकते हैं। अगर जो
कौन करेगा? अगर हमको जो भी कार्यवाही हुई है किनके तहत, आंतरिक परिवाद समिति के तहत या फिर स्थानीय परिवाद समिति के तहत, और उनकी जो भी जांच या पड़ताल या जो भी उनका जो निर्णय था वो हमको वो किसी भी पक्ष को अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके खिलाफ वो जो अपील कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं? या तो न्यायालय में कर सकते हैं या तो अधिकरण को कर सकेंगे। और कितने दिनों के अंदर कर सकेंगे? 90 दिन की अवधि के भीतर भीतर, जिस भी दिन वो निर्णय लिया गया था उसके उस निर्णय के तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर अंदर न्यायालय या अधिकरण में अपील कर सकेंगे। ये कौन सा धारा बात करता है? धारा 18 बात कर रहा है। अब हम देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 प्रकीर्ण। इसमें क्या बोल रहा है? धारा 21 के तहत समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। इसका मतलब कि जो भी आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति होंगी वो हर साल में क्या करेंगी? एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तो जो भी हमारी समिति है, या तो आंतरिक परिवाद समिति हो गया या तो स्थानीय परिवाद समिति होंगे, वो एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसको नियोजक या फिर जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, ये अध्याय 8 के धारा 21 में बताया गया है कि जो भी समिति है, आंतरिक समिति या स्थानीय परिवाद समिति, ये हर साल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अब हम कौन सा देखेंगे? धारा 26 के बारे में देखते हैं। ठीक है, धारा 26 में क्या बात कर रहा है? अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति। तो अनुपालन के लिए शास्ति। तो अगर कोई इसके लिए क्या क्या दंड है ये बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, अगर कोई धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा। इसका मतलब कि अगर जो नियोजक है, क्योंकि नियोजक ही आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर रहा था, अगर वो असफल रहेगा तो उनके लिए इनको शास्ति, उनके लिए इनको दंड मिलेगा। धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहते हैं अगर आंतरिक परिवाद समिति या फिर स्थानीय परिवाद समिति, तो धारा 13 में क्या बोला गया है? धारा 13 बात करता है जांच रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, और धारा 14 क्या बोलता है कि जो भी गलत रिपोर्ट, जो झूठ मिथ्या रिपोर्ट है, उस चीज के बारे में अगर कार्रवाई करने में असफल रहेगा तो उस चीज के लिए भी शास्ति होगी। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए भी शास्ति होगा, या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेंगे तो उनके लिए भी शास्त्री होगा। तो ये शास्ति क्या होगा? जो ये दंड होगा वो क्या होगा? 50 रुपए तक का 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। अगर कोई नियोजक आंतरिक समिति का गठन नहीं कर पाते हैं, या धारा 13 या धारा 14, तो धारा 13 में क्या है कि जांच रिपोर्ट अगर नहीं बना पाते हैं, जांच रिपोर्ट बनाते हैं और अगर उसमें कार्यवाही करते हैं या फिर आरोप सही होता है, इस वाला जो धारा था ना, हमने एक देखा था जिसमें अगर आरोप सही नहीं होता है तो कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है। और धारा 13 ब में हमने देखा था कि अगर आरोप सही है तो कार्यवाही को की जाती है। और धारा 14 में क्या था? जो भी मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है या मिथ्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ परिवाद लगाए जा रहे हैं, उस टाइप की चीजों के लिए अगर असफल रहते हैं तब, और या इस नियम के तहत किसी भी और चीज का उल्लंघन करते हैं या दुष्प्रेरित करते हैं उल्लंघन करने के लिए, उस चीज में 50,000 रुपए तक का दंड हो सकता है। और यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्व एक बार तो सिद्ध हो गए हैं और दूसरी बार भी अगर वो इसी चीज के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाते हैं, तो अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए जो पूर्व है उसे 2 गुने दंड का दायी होगा, ये बोला है। तो 50,000 एक बार में, और अगर वो दोबारा वही कार्य करता है तो 2 गुने दंड का दायी होगा, ये बोला गया है। और इसमें एक और बात हमको याद रखना है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। असंज्ञेय का मतलब क्या होता है? संज्ञेय मतलब हमने पढ़ा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, संज्ञेय का मतलब है ना। और असंज्ञेय मतलब कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा, इसका मतलब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनके ऊपर पहले कार्यवाही होगी, उनके बाद फिर गिरफ्तारी होगी। तो ये बोला गया है असंज्ञेय होगा करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अधिनियम था
और मैंने इसको आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल करूँगी। और दोस्तों, धन्यवाद आपका मेरे चैनल सीजी संसार में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।